तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट। लॉ ऑफ मास एक्शन में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल क्या दिया था? मैंने ये दिया था कि अगर दो एग्जाम्पल्स आपके सामने थे, राइट। एक में था कि हमने एक ग्लास के अंदर वाटर फिल करके रखा हुआ है, और दूसरा एग्जाम्पल था कि हमने सरफेस पे उसको ऐसे ही फैला दिया और ऊपर से सनलाइट का रे आ रहा है, तो इवेपोरेट कौन होगा पहले, राइट। तो मैंने आपको बताया था, आप लास्ट वाला वीडियो देखना अगर आपको याद नहीं है, तो वहीं पे हमने ख़त्म किया था। तो उसमें मैंने ये बोला था कौन पहले इवेपोरेट होगा। तो सेकंड नंबर मतलब जो हम सरफेस पे डाले हुए हैं वो जल्दी इवेपोरेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो फैला हुआ है, राइट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ यही कहता है, राइट। लॉ ऑफ मास एक्शन में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखो लिखते कैसे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। ये हमारा रिएक्टेंट है जो क्या हमें दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है XYZ, राइट। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे लॉ ऑफ मास एक्शन को। अब यहाँ पे रेट अल्फा इज इक्वल टू, आप देखोगे ए ऊपर स्मॉल ए बी स्मॉल बी। आपको ये देख के केमिकल काइनेटिक्स याद आ रहा हो, काइनेटिक्स में भी कुछ हमने इसी तरीके से पढ़ा था। लेकिन बच्चों मैं बता दूं, यहाँ पे काइनेटिक्स वाला फंडा आपका नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये काइनेटिक्स वाला फंडा नहीं है। यहाँ पे जो स्मॉल ए बी है वो स्टायोकायोमेट्रिक कोफिशिएंट है, राइट। और ए एंड बी इज अ मास एक्शन। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या होता है। तो कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू के, राइट, ए बी बी, जो भी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा। इस तरीके से इसके लिखने का तरीका है। अब क्या है यहाँ पे कैपिटल ए और क्या है यहाँ पे स्मॉल बी, वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए, यहाँ पे जो के है इसको हम रेट कांस्टेंट के नाम से बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आके लगता है, राइट। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। अब बच्चों यहाँ पे देखो, कैपिटल ए स्मॉल बी क्या है? एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन। जो भी आपके क्वेश्चन में होगा, दीज आर द एक्टिव मासेस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, राइट। जो भी रिएक्टेंट होगा, स्मॉल ए एंड बी आर द स्टायोकायोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी, राइट। क्या है स्मॉल ए बी? स्टायोकायोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट कैपिटल ए और बी का। मतलब एक्टिव मास जो भी आपका रिएक्टेंट होगा वो स्टायोकायोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स नहीं लगाइएगा, क्योंकि वहां पे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है, राइट। चलिए अब चलते हैं आगे एक्टिव मास की तरफ। एक्टिव मास क्या होता है? तो एक्टिव मास क्या होता है कि रिएक्टेंट्स, जो भी रिएक्टेंट का मीन्स मास, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उसको हम एक्टिव मास बोलते हैं। मीन्स रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट बना, जो भी रिएक्टेंट का मास होगा वो अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा वो एक्टिव मास होता है। मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहा है दिस इज कॉल्ड एक्टिव मास, राइट। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को लिखते कैसे हैं? ठीक है, तो रेट अल्फा, ए के ऊपर ए स्मॉल ए बी बी, जहाँ पे ए एंड बी क्या है? एक्टिव मास है, और स्मॉल ए एंड बी क्या है? स्टायोकायोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अब रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्रोडक्ट के। मतलब रेट जो होगा केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के, और एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट के विथ ईच एक्टिव मास टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टायोकायोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन। समझ आया? मतलब कैपिटल ए के ऊपर जो स्मॉल ए था दैट इज स्टायोकायोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसी का ये लिख रहा है कि वो उसका पावर होता है जो इक्वल होता है इन द बैलेंस इक्वेशन, राइट। चलिए अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन का भाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? तो यहाँ पे आपको मैं रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों का दिखाऊंगी। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कंसिडर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अगर कुछ इस तरीके से रिएक्शन है आपका, स्मॉल ए आप देख रहे हो स्टायोकायोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी, ये प्रोडक्ट है, कुछ इस तरीके का है, राइट। ये आप समझ रहे हो बहुत अच्छे से। चलो अब देखते हैं कैसे लिखना है। अब यहाँ पे लगाओ, अप्लाइंग क्या लगाएंगे? एल ओ एम ए इज लॉ ऑफ मास एक्शन। किसके लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, राइट। अभी हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लगा रहे हैं। तो यहाँ पे रेट फॉरवर्ड मतलब स्मॉल एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा, राइट। ए बी बी जो हमारा रिएक्शन, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम रिएक्टेंट के लिए लगाएंगे ना रेट ऑफ, क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आप हटाओगे जब प्रोपोर्शनल का साइन तो के लगाएंगे एंड देन एफ फॉरवर्ड रिएक्शन का ए बी बी। ए एंड बी क्या है यहाँ पे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी है। स्मॉल ए आपको पता है स्टायोकायोमेट्रिक है, आर एफ के एफ रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी है। यहाँ पे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि भैया हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड की बात करें तो हमने क्या लिया? हमने रिएक्टेंट को लिया। रिएक्टेंट को लेके हम कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं और लिखते हैं।
क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम रिवर्स रिएक्शन के लिए लगाएंगे। अब रिवर्स रिएक्शन क्या है, प्रोडक्ट से ही तो रिवर्स होगा ना। तो CCDD हमारा इज इक्वल टू ABB, कुछ इस तरीके से रिवर्स होगा। तो लगाइए फिर। अब ध्यान से स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे क्या किया, सेम फंडा है, राइट। क्या किया है स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया। यहाँ पे लिया रेट, लिया रेट इज रेट। अब रिवर्स की बात है तो स्मॉल r लिखेंगे रेट के साथ, तो कुछ इस तरीके से इसको मेंशन करेंगे। सेम चीज जैसे हमने फॉरवर्ड के लिए किया वैसे रिवर्स के लिए करेंगे। तो इस तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई होता है और मैथमेटिकल तरीके से हम इस तरीके से लिखते हैं। तो इस पर अगर कैलकुलेशन आता है तो आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है, काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, यहाँ पे स्टायोकायोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ तक के बाद हम आगे चलते हैं। इसी का है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स का जो फाइनल फॉर्मूला निकला कुछ इस तरीके से निकला। तो ये कैसे निकला, देखो यहाँ पे इक्वल करेंगे तो क्या हुआ, RF इज इक्वल टू KF ABB, RR इज इक्वल टू KR CCDD, है ना। मतलब RF किसके इक्वल है, RR के इक्वल है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और याद करो मैंने क्या बोला था इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिस पोजीशन पे रिएक्शन हमारा क्या हो, इक्वल हो जाए, वो जो स्टेट होता है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन हो गया। तो आप क्या लिखोगे, KF इज इक्वल टू ABB इज इक्वल टू KR CCDD, मीन्स KF बाई KR इज इक्वल टू, सामने इक्वेशन है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है किसका, लॉ ऑफ मास एक्शन का। ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब ये देखो यहाँ पे Kc की वैल्यू, अब बात करते हैं कि Kc की वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, सेम ही होता है फंडा इसका। चलिए क्योंकि KF बाई KR इज इक्वल टू KC होता है, मैंने मेंशन कर दिया, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, सिंपल सा इक्वेशन है बच्चों, राइट। अब चलते हैं, Kc डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर होता है रिएक्शन स्टायोकायोमेट्री, दूसरा होता है टेम्परेचर। ठीक है, आपने देखा होगा स्टायोकायोमेट्रिक पे एक तो रिएक्शन उसका डिपेंड करता है फैक्टर, दूसरा टेम्परेचर पे करेगा। तो इन दो चीज़ों पे Kc का वैल्यू डिपेंड करेगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन क्वेश्चन की। रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, तो क्वेश्चन क्या होता है, इसको Q से डिनोट करते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ पे पढ़ो, मेजर द रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट प्रेजेंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ठीक है, जो भी रिएक्शन क्वेश्चन का मतलब हो गया कि वो कब में कहाँ पे मेजर करता है, जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होता है कहाँ पे, रिएक्शन के टाइम पे जो प्रेजेंट होता है एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन क्वेश्चन, राइट। रिएक्शन क्वोटिएंट एड्स इन फिगरिंग आउट विच डायरेक्शन अ रिएक्शन इज लाइकली टू प्रोड्यूस। मतलब यहाँ पे K डिस्क्राइब अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम एंड Q डिस्क्राइब अ रिएक्शन नॉट एट इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो, मतलब K को तो हम कर दिया कि हाँ भाई ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा तभी वो उस टाइम पे करेगा ना, KF इज इक्वल टू KR, लेकिन Q डिस्क्राइब नहीं करता इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम है जहाँ पे प्रेजेंट होगा अमाउंट कितना है। आगे देखो समझ आएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। जस्ट लाइक कैलकुलेटिंग K, हम यहाँ पे Q को कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे किया हमने, ये हमारा एक रिएक्शन है, ठीक है, हमें QC लिखना है। हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, पहले हमने C लिखा, D लिखा, नीचे A B लिखा। अब आगे चलो, देखो कंपेयर करना है अगर हमें V वर्सेस K को, तो हम कैसे करेंगे। तो पहला कंपेरिजन है कि Q इज व्हाट, ग्रेटर देन K, रिएक्शन फेवर द रिएक्टेंट कॉजिंग द सिस्टम टू शिफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक है, मतलब Q ग्रेटर होगा अगर K से, तो क्या होगा, रिएक्शन फेवर करेगा कहाँ पे, रिएक्टेंट की तरफ, कॉलिंग सिस्टम टू शिफ्ट टू द लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर Q स्मॉल होगा K से, तो रिएक्शन कहाँ फेवर करेगा, प्रोडक्ट की तरफ, और कहाँ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ। और अगर Q इज इक्वल टू K होगा तो रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे Q का प्रोडक्ट रिएक्टेंट, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे एक फिगर के थ्रू इसको समझाया है कि Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, K इज इक्वल टू Q होगा तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, सेम फंडा है ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। अब बात आता है कि Kc आपने पढ़ा, अब Kp क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kp, राइट। Kp का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, P इज प्रेशर, मतलब Kp मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब क्या होता है ये Kp, देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये कैसे एक्सप्रेस किया था, बेसिकली बच्चों ये प्रेशर जो होता है ना, बेसिकली ये गैसेस में देखोगे आप, राइट, ये गैस में ही ज़्यादा एक्सेप्ट। देखो Kp इज इक्वल टू यहाँ पे रिएक्शन था, ठीक है, P
AA BB CC DD। अब KP को हमने कैसे लिखा है आप ध्यान से देखो, यहाँ पे P इज प्रेशर, तो हमें इस तरीके से इसको लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, KP और KC का रिलेशन देखते हैं। तो आपको बस ज़्यादा लंबा रिलेशन नहीं पढ़ना, आपको इतना पढ़ना है KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा NG। ये फॉर्मूला याद रखो, अगर रिलेशन पूछा जाए KP KC का तो KP क्या होता है, इज इक्वल टू KC RT डेल्टा NG। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया का मतलब होता है कि वैसा इक्विलिब्रिया जो सिंगल फेज में इन्वॉल्व हो। होमो मतलब सेम, राइट, मतलब सिंगल फेज में होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, H2 + I2 इक्विलिब्रियम का साइंस 2HI, ठीक है। ये सारे किस फेज में है, गैस फेज में। तो आप देख रहे हो सारे एक ही फेज में है, मतलब सिंगल फेज में, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। अगर आपको सिंगल फेज में रिएक्शन दिख रहा है तो इसका मतलब है ये होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है। आप देखो यहाँ सॉल्यूशन की बात अगर हम करें, एक्वस में आपको दिख रहा होगा सेकेंड एग्जाम्पल, राइट, देख रहे हो। तो ये क्या है, ये भी होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है। अब होमोजीनियस रिएक्शन जो होता है कैन फर्दर बी डिवाइड टू 3 सब कैटेगरीज। 3 सब कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। पहला, those reaction where gaseous moles increase, those reaction where gaseous moles remains the same, those reaction where gaseous moles decrease। तो डेल्टा एन की वैल्यू जहाँ पे इंक्रीज होती है वो पॉजिटिव होगा, अगर सेम होगा तो डेल्टा एन 0 होगा, अगर डिक्रीज करेगा तो डेल्टा एन निगेटिव होगा। तो ये है होमोजीनियस रिएक्शन जिसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया 3। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंक्रीज वाले टाइम पे पॉजिटिव, अगर सेम है तो 0 और अगर कम है तो डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, कि भैया क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का, ठीक है। तो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम देन Q इज ग्रेटर देन KP एंड द रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड। अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो सिस्टम में अगर Q बड़ा है KP से, राइट, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड की तरफ। तो we can conclude that on increasing the pressure on equilibrium of gases, the reaction move towards lesser number of gases, right? तो ये आप समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। अब चलते हैं आगे, अब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया की बात करते हैं। यहाँ कहता है कि ऑल द रिएक्टेड प्रोडक्ट आर नॉट इन द सेम फेज। यहाँ पे सेम फेज नहीं होगा। होमो में क्या था, होमो में था कि सेम फेज होना चाहिए। हमने एक्वस का देखा, हमने गैस का देखा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो आप, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, ये क्या करता है CaO + CO2। अब यहाँ पे प्रोडक्ट देखो आप, सॉलिड और गैस में, ठीक है। तो आपको एक चीज बता दूं कि Kc की जो वैल्यू होगी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में, वो हमेशा हम गैस फेज वाला लेते हैं, सॉलिड वाला नहीं लेते, ठीक है। तो क्या लेंगे हम, Kc इज इक्वल टू CO2, क्योंकि यहाँ पे हम गैस फेज को कंसीडर करते हैं, सॉलिड फेज को नहीं करते हैं। लिख लो पॉइंट वाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, CO2 लेना है, ठीक है। अब चलते हैं Kp इज इक्वल टू PCO2, राइट, समझ रहे हो जो हमने लिखा है पीछे। तो Kp की वैल्यू ये हो जाएगी। अब बात करते हैं ली चैटलर प्रिंसिपल की। मैंने आपको पहले बताया है इस प्रिंसिपल के बारे में। When a change is imposed on a system at equilibrium, the equilibrium will shift to counteract the change. That is called ली चैटलर प्रिंसिपल, राइट। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा तो क्या होगा, भैया हमने एक रिएक्शन ले लिया N2 + 3H2 2NH3। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे एनी रिएक्टेंट में तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे प्रोडक्ट में तो वो रिवर्स डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो यही कहता है कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट किसी भी रिएक्शन पे क्या होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर का देखते हैं। अब देखो टेम्परेचर डिपेंड करता है रिएक्शन के टाइप्स पे, ठीक है, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये डिपेंड करता है आपके रिएक्शन पे। बट एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन जो इफेक्ट है टेम्परेचर का वो डिपेंड करेगा कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये था बच्चों फाइनल। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से एक्सो और एंडो का एग्जाम्पल। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ये देखना, अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इंडो में फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ वो फेवर करेगा, अगर इस तरीके का आपके पास रिएक्शन हो तो। और अगर आप एक्सोथर्मिक में करोगे तो वो रिवर्स की तरफ फेवर करेगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बहुत इजी है। थोड़ा सा लेक्चर और बच रहा है, 3rd लेक्चर जो हम कल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।